नितारा और शिल्पा दोनों देवरानी जेठानी थी। नितारा जो कि एक गरीब परिवार से थी, तो वहीं शिल्पा एक अमीर घर की बेटी थी और वो एक मॉडर्न थी, जिससे शिल्पा के अंदर कूट कूट कर घमंड भरा था। तो वहीं दूसरी तरफ नितारा घर का सारा काम अकेले ही करती थी, लेकिन फिर भी उसकी सास हमेशा उसे ही हर चीज में बिना बात के सुनाया करती थी। ऐसे ही एक दिन सास देखती है कि शिल्पा के कमरे की लाइट और एसी सब कुछ ऑन है, और ये देखकर नितारा पर गुस्सा करती है। हे भगवान, अरे सत्यानाश हो नितारा तेरा। एक तो तेरे माँ बाप गरीब और अमीर घर देखकर अपनी बेटी को ऐसा शिक्षा दिए हैं कि अमीर लड़के को पटाओ और अमीर घर में शादी कर लो। अरे कम से कम थोड़े तौर तरीके भी सिखा दिए होते तो हमारा भी कल्याण हो जाता। क्या हुआ माँ जी, आपको कुछ चाहिए क्या? आखिर तू गरीब मुझे क्या देगी? मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे घर का ख्याल तू अच्छे से रखे, और कोई भी लापरवाही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। शिल्पा बहू के कमरे की पूरी लाइट सब कुछ ऑन है। अरे बिजली का बिल कौन देगा? तेरा गरीब बाप। माँ जी, वो शिल्पा अपने कमरे में तैयार हो रही थी। इतना काम तो शिल्पा कर सकती है ना कि वे अपने कमरे की लाइट सब कुछ बंद करके ही बाहर निकले। मैं रसोई में काम कर रही हूँ, अब मेरा ध्यान नहीं गया उस पर। एक बात तू कान खोल कर सुन ले, शिल्पा बहू घर का काम नहीं करेगी क्योंकि वे एक मॉडर्न है। अगर वे घरेलू काम काज करेगी तो अपने काम के ऊपर ध्यान कैसे देगी? और वैसे भी पूरे शहर में उसका नाम है, हर कोई उसे जानता है। आए दिन कोई ना कोई रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेने आ ही जाता है। तो माँ जी, आप भी तो जानती हो ना कि मैं ही घर का सारा काम करती हूँ और मुझे सारा काम अकेले ही करना पड़ता है। सबकी हर छोटी बड़ी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, यहाँ तक कि शिल्पा का पूरा डाइट का ध्यान भी मुझे ही रखना होता है। अब ऐसे में छोटी मोटी गलतियाँ तो हो ही जाती है ना। सारी बात छोड़ और ये बता कि आज तूने घूंघट क्यों नहीं किया? तुझे पता है ना कि हमारे घर की परंपरा है, हमारी बहू घूंघट में ही रहती है। हाँ जी माँ जी, मैं तो आपकी परंपरा ही निभा रही हूँ। घूंघट में रोटियां ही बना रही थी, अचानक से घूंघट नीचे गिर गया। और आपके यहाँ की बहू है, घूंघट में रहती है, तो शिल्पा क्यों नहीं? वो तो इतने छोटे कपड़े पहनती है। बुरा मत मानिए माँ जी, लेकिन इस तरह से भेदभाव मत करिए। मैं भी आपके घर की बहू हूँ। शिल्पा की बराबरी करने से पहले ना अपनी शक्ल जाकर आईने में देख। शिल्पा एक अलग ही नाम है, लोग जानते हैं उसे, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से आसपास के लोग मुझे भी जानते हैं। तुझे कौन सास अपनी गरीब बहू नितारा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से थी और उसके बेटे ने उसके खिलाफ जाकर नितारा से शादी की थी। तो वहीं दूसरी तरफ शिल्पा एक अमीर परिवार से थी, जो कि सास के मन मुताबिक की बहू थी, और शिल्पा एक मॉडर्न थी जिसे हर कोई जानता था, और इस वजह से सास को शिल्पा बहुत पसंद करती थी। ऐसे ही एक दिन कुछ रिपोर्टर्स शिल्पा के घर पर उसका इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं। सास अपनी बहू शिल्पा से बहुत खुश थी। ऐसे कुछ दिन बाद नितारा और शिल्पा दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हो जाती हैं। सास अपनी बहू शिल्पा का बहुत ध्यान रखती थी। यूं ही शिल्पा और नितारा दोनों का प्रेगनेंसी का समय बीत जाता है। दोनों बहुत ही सुंदर सुंदर बेटियों को जन्म देती हैं। नितारा की बेटी का नाम महक रखती है और वहीं शिल्पा की बेटी का नाम हनी रखती है। सास हमेशा शिल्पा की बेटी को ही प्यार किया करती। कितनी सुंदर और कितनी प्यारी है मेरी पोती। सच में भगवान ने जैसी माँ है वैसी ही बिटिया को बनाकर भेजा है। मेरी शिल्पा बहू बहुत सुंदर है और मेरी पोती भी उसी की तरह बहुत ज्यादा सुंदर है। धीरे धीरे अब समय बीतने लगता है। दोनों की बेटियां अब बड़ी होने लगती हैं। यूं ही कुछ वर्ष गुजर जाते हैं। महक और हनी दोनों अब 20 साल की हो जाती हैं। दोनों अब कॉलेज जाने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन महक की माँ नितारा अपनी बेटी से बोलती है, बेटा जल्दी से नाश्ता कर ले, कॉलेज जाने का समय हो रहा है। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन ले, आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आजकल का माहौल ही ऐसा है, इसलिए कोई भी बात हो मुझसे कभी मत छुपाना। और हाँ, कॉलेज सीधा जाना और सीधा घर आना। अगर कहीं जाना हो तो मुझे पहले कॉल करके ही बता देना। माँ बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे अंदर ना आप ही के संस्कार है और मैं कभी भी कोई गलत काम नहीं करूँगी। मुझे हमेशा याद रहता है कि मेरी माँ ने मुझे क्या सिखाया है। और अब मेरा जाने का टाइम हो गया है, काफी लेट हो गया है, तो अब मैं चलती हूँ माँ।
इतना बोलकर महक चली जाती है। तभी नितारा हनी से बोलती है, अरे हनी बेटा, तुम अभी तक कॉलेज नहीं गई? एक ही घर से तो तुम दोनों बहनें कॉलेज जाती हो, फिर भी अलग अलग जाती हो, ऐसा क्यों? साथ में जाया करो तुम दोनों, कंपनी मिल जाया करेगी। मुझे महक की कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं आती ताई जी। उस गंवार के साथ रहने से बेहतर है कि मैं अकेले रहूं। और मेरे सारे दोस्त उसको देखकर मजाक बनाते हैं, कहते हैं आजकल के टाइम पर भी कोई इस तरह रहता है क्या, जिसका कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है। उसे कॉलेज भेजने से बेहतर है ना आप उसे किसी मंदिर में साफ सफाई का काम करवाना शुरू कर दो। और अब मैं चलती हूँ, ज्यादा बातें करने का समय नहीं है मेरे पास। इतना बोलकर हनी भी वहाँ से चली जाती है। नितारा को हनी की बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती। ऐसे ही शाम को महक कॉलेज से घर वापस आ जाती है, तो वहीं हनी का कुछ भी अता पता नहीं था। यहाँ हनी की दादी नितारा और उसकी माँ शिल्पा सभी लोगों से फोन कर रहे थे, लेकिन उसका फोन है कि स्विच ऑफ आ रहा था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था। रात के करीबन 2-3 बज जाते हैं, लेकिन फिर भी हनी घर नहीं आती। मुझे तो टेंशन हो रही है, आखिर लड़की कहाँ है? एक काम करते हैं, अगली सुबह इसकी मिसिंग की रिपोर्ट लिखवा देंगे। अगर ये सुबह तक घर नहीं आती तो। पूरा परिवार अब सुबह का इंतजार करता है। महक सुबह सुबह टीवी में न्यूज देख रही थी और न्यूज के जरिए पता चलता है कि हनी पुलिस स्टेशन में है और उसे क्लब में नशे की हालत में पकड़ा गया। ये सब देखकर पूरा परिवार पुलिस स्टेशन जाता है, जहां किसी तरह से हनी को छुड़वाकर उसकी फैमिली घर लेकर आ रही थी। तभी रास्ते में कुछ मीडिया रिपोर्टर्स उन्हें पकड़ लेते हैं, जिस पर मीडिया वाले शिल्पा से सवाल जवाब करते हुए कहते हैं, शिल्पा जी, आपने अपनी बेटी को क्या यही संस्कार दिए हैं? आप इतनी जानी मानी मॉडल हैं और आपने अपनी बेटी को नशा करने से रोका क्यों नहीं? कहीं आप भी तो नशा नहीं करती हैं? कहीं हनी ने आपसे ही तो नशा करना नहीं सीखा है? देखिए, मुझसे अभी कोई सवाल जवाब मत करो, क्योंकि अब मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं आपको कोई जवाब दे सकूं। आप मीडिया से मुंह क्यों छुपा रही हैं? आपकी पूरी फैमिली नशा करती है क्या? शिल्पा जी, अगर आपने अपनी बेटी में कुछ अच्छे संस्कार डाले तो आज शायद आपको ये दिन देखने को ना मिलते। पूरा परिवार वहाँ से अपने घर आ जाता है। शिल्पा को खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, तो वहीं दूसरी तरफ शिल्पा भी अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हनी ने जो किया उन सब की जिम्मेदार शिल्पा और उसके साथ ही थे। सच में हमारी ही परवरिश में कुछ ना कुछ कमी रह गई है, तभी तो ये सब हो गया है। वरना हनी और महक दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती हैं, दोनों एक ही घर की बेटियां हैं, लेकिन फिर भी दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि महक में उसकी माँ के गुण हैं और हनी में शिल्पा और मेरे। ये सब होने के साथ सास को समझ में आ जाता है कि अमीरी गरीबी कुछ नहीं होता। अमीरी गरीबी तो इंसान के दिमाग में होता है। अगर अमीर बनना ही है तो दिल से बनो और व्यवहार से बनो। वह सुबह आकृति ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी, तो वहीं उसकी जेठानी ममता उसके लिए नाश्ता और लंच बना रही थी। आकृति रेडी होकर नीचे जाती है। ममता उसको नाश्ता देती है। आकृति और उसकी सास विमला, पति अर्जुन, जेठ मनोज भी साथ में बैठकर नाश्ता करने के लिए बैठे थे। सभी लोग खा रहे थे। तभी आकृति अपनी जेठानी पर चिल्लाते हुए बोलती है, दीदी, आप इतने सालों से घर में काम कर रही हो, लेकिन आपको अभी तक ठीक से खाना बनाना नहीं आया। इतना ज्यादा घी कौन डालता है पराठे में? क्या हुआ, आज के पराठे तुम्हें पसंद नहीं आए क्या? 2 दिन से मैं अपनी फिटनेस को लेकर ना काफी ज्यादा सीरियस हूँ, और एक आप हो कि मुझे घी वाले पराठे खिला रही हो। आपको नहीं पता क्या फिट रहने के लिए ये सारी चीजें अवॉइड करनी पड़ती है? अरे तू बड़े चाव से तो आलू के पराठे खाती थी, अब जब बेचारी तुझे आलू के पराठे बना कर दे रही है, तुझे बड़ी दिक्कत हो रही है। पहले तो तू मना नहीं करती थी, अब अचानक से तुझे फिटनेस की चिंता होने लगी। अरे तू सारी चीज अपनी बड़ी बहू पर डाल देती है, ये कहाँ का न्याय है आकृति बहू? माँ जी, आप तो बस अपनी इस जाहिल बहू की गुणगान करती रहती हो। अरे मुझे बाहर आना जाना पड़ता है, सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है, जान निकल जाती है मेरी, लेकिन फिर भी आपको मेरी कोई कदर नहीं है। बस आपको सिर्फ ये झाड़ू पोछा करने वाली जाहिल ही दिखती है। उसके मुंह से ऐसे तीखे शब्द सुनकर उसकी सास बोलती है, शर्म आनी चाहिए करती बहू तुझे। बड़ी बहू तुझे तेरा सारा काम करके देती है, उसके बावजूद तू उसे जाहिल कहती है। अरे उसे भी तो बुरा लगता होगा ना। एक काम करो, आप लोग नाश्ता करो, मैं चली ऑफिस, मेरा टाइम हो रहा है। फालतू की बकवास करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। नाश्ता और लंच दोनों बाहर में कर लूंगी। अरे नहीं आकृति, मैंने तुम्हारा लंच पैक कर दिया है, तुम लंच लेकर जाओ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरा पेट पूरा भर चुका है। आकृति गुस्से में ऑफिस चली जाती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। बेचारी ममता अकेले ही घर का सारा काम पूरी जिम्मेदारी के साथ संभाला करती थी। ऐसे ही रात को सभी लोग खाना खाकर सोने जा रहे थे। तभी आकृति के सर में बहुत दर्द होने लगता है। उसकी बिगड़ती तबीयत को देखते हुए ममता तेल लेकर उसके पास आती है और कहती है,
तभी ममता तेल की शीशी आगे करती है और उसके बालों में तेल लगाने जाती है। तभी आकृति गुस्से में तेल की शीशी को ममता के हाथ से नीचे गिरा देती है और कहती है, अरे दीदी, आपको कितना समझाना पड़ेगा? आजकल के टाइम में इतनी बेवकूफी वाली हरकतें करती रहती हो। मेरे सर में दर्द हो रहा है। तेल लगाने का क्या मतलब बनता है? गंवार की गंवार रहोगी, जाहिल औरत। कितना भी मना कर दो कि मेरे आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। मैं अपना काम खुद भी कर सकती हूँ, इस घर को संभाल भी सकती हूँ, ऑफिस का काम भी कर सकती हूँ, सब कर सकती हूँ। मुझे आपकी जरूरत नहीं है। अरे आकृति, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा ना तुम्हें तेल की चंपी कर दूं, शायद तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाएगा। ओह गॉड, पता नहीं कब इस गंवार और जाहिल से मेरा पीछे छूटेगा। हर वक्त मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश करती रहती है। कितनी बार इसे समझा दिया कि अपने काम से काम मतलब रखो। जो काम करना नहीं आता उस काम को करने के लिए पीछे ना पड़े तो ज्यादा बेहतर होगा। आकृति की आवाज सुनकर सास वहाँ आती है। सारी बातें सुनने के बाद सास बोलती है, आकृति, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती क्या? एक तो ममता तेरा हर काम करती है, तेरी इतनी मदद करती है, उसके बावजूद तू उसके साथ ऐसा व्यवहार करती है। अरे इतना बुरा व्यवहार तो इंसान घर के जानवरों के साथ भी नहीं करता जितना तू अपनी जेठानी के साथ करती है। अगर वे कम पढ़ी लिखी है तो उसमें इसकी क्या गलती है? लेकिन तेरे से लाख गुना अच्छी इंसान तो है। तो सासू माँ, आपको और इस गंवार को वे इंसानियत मुबारक हो। आपको पसंद है, मुझे नहीं। इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये मेरे थोड़े बहुत काम करके क्या दिखाना चाहती है कि इसकी वजह से मैं ऑफिस आ रही हूँ, इसकी वजह से मैं अपना काम कर पा रही हूँ? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। मैं घर और बाहर दोनों काम कर सकती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुझे किसी की जरूरत नहीं है। बेचारी ममता रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद सास के कहने पर ममता अपने मायके चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ आकृति जैसे ही ऑफिस से घर आती है तभी उसकी सास आकृति से बोलती है, आकृति बेटा, अब तो तू ऑफिस से आ गई है। मैंने सब्जी काट रखी है तो जाकर खाना बना ले शाम का, क्योंकि अब तो ममता यहाँ नहीं है, वे अपने मायके गई है। तो मैंने सोचा जब किसी को उसकी जरूरत ही नहीं है तो इससे अच्छा उसको अपने मायके ही भेज दूं। घर और बाहर दोनों को काम तो तू कर सकती है ना। आकृति को मजबूरी में थकी हारी किचन में खाना बनाने लगती है और सभी घर वालों को खाना खिलाकर फिर उसके बाद किचन साफ करके करीबन रात के 12 बजे सोने के लिए जाती है और फिर सुबह 5 बजे उठती है और अपने लिए और बाकी सबके लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। आकृति को बहुत नींद आ रही थी क्योंकि वो बहुत थक चुकी थी। बेचारी किचन में खाना बनाते हुए खुद से बोलती है, हे भगवान, मैं तो 2 ही दिन में थक गई। मेरी ही गलती है। मैंने जोश में आकर इतना बोल दिया था कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। सच बोलूं तो ममता रहती थी तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलता था। कम से कम मुझे बस ऑफिस का ही तो काम करना पड़ता था। उसके बाद तो मुझे ऑफिस और घर दोनों को संभालना पड़ रहा है और सबकी छोटी मोटी जरूरत भी। वे भी ध्यान रखो, वो भी ध्यान रखो। हे भगवान। तभी सास आवाज लगाते हुए बोलती है, अरे आकृति बहू, खाना नहीं बना क्या? अरे अब तक तो ममता बहू ने परोस दिया होता। तू क्या ही कर रही है? खाना ही बनाती रह जाएगी क्या? ऑफिस कब जाएगी? मैं तेरी मदद कर देती, लेकिन क्या करूं, अभी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि घर का काम करूं। आकृति को काम करते करते काफी समय हो जाता है और बेचारे ऑफिस नहीं जा पाती है। वो उदास मन से अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी वहाँ उसकी सास आती है और उसे समझाते हुए कहती है, मैं समझ रही हूँ कि तू परेशान क्यों है, क्योंकि तुझसे घर और ऑफिस दोनों का काम संभल नहीं रहा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तू कोई काम नहीं करती। मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर तू ऑफिस का काम कर रही है ना, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान ममता का ही है। क्योंकि ममता तेरे कपड़े से लेकर तेरे खाने से लेकर तेरी ऑफिस की फाइल से लेकर हर चीज संभाल कर रखती है। उसके बावजूद उसे बदल में तुझसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय 2 मीठे बोल के। अगर तू ऑफिस से आकर उससे 2 प्यार से बातें कर लेगी तो कुछ चला नहीं जाएगा। उल्टा वे खुश होगी कि मेरी देवरानी मुझसे इतनी प्यारी बातें करती है, बहन की तरह मानती है। माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सब मेरी गलती है। मैं आज खुद ममता दीदी को यहाँ बुला लूंगी और उनसे माफी मांग लूंगी। अगले दिन आकृति खुद ममता को लेने के लिए उसके घर जाती है और उससे माफी मांगती है।